30 ब्रांचेज जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप उनमें से कोई भी एक ब्रांच को आप ऑप्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, एक नहीं, आईआईटी ने अभी बोला है कि आप एक नहीं, तो आईएम के अंदर एक प्रोग्राम है दैट इज इक्विवेलेंट टू पीएचडी, दैट इज फेलोशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम। अगर आप उसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं जिसमें 32,000 स्कॉलरशिप भी मिलती है। गेट एग्जाम की क्लियरिटी के लिए 5 मूलभूत सिद्धांत हैं। अगर ये 5 चीजों का आप ध्यान रखते हो तो गेट के एग्जाम को आप ऐसे करेंगे। सर इसका कोई समय, सही समय फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आपने बोला थर्ड ईयर से देना है एग्जाम, तो कब से हम शुरू कर सकते हैं? दोस्तों इस वीडियो के अंदर जानते हैं ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट गेट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आप आईआईटीज के अंदर या एनआईटीज के अंदर एमटेक के लिए या एमएस के लिए या पीएचडी के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं दोस्तों बात करूं कि बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज जैसे कि जर्मनी, सिंगापुर, जिनकी यूनिवर्सिटीज के नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच, और ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो एमएस के लिए गेट के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करती है। इसके अलावा अगर मैं आईएम की बात करूं दोस्तों, तो आईएम के अंदर एक प्रोग्राम है दैट इज इक्विवेलेंट टू पीएचडी, दैट इज फेलोशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम। अगर आप उसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं जिसमें 32,000 स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो आपको गेट एग्जाम लिखना होगा। और यही नहीं दोस्तों, अगर आप ट्रिपल आईटी और एनआईटीज के अंदर भी मास्टर्स करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप गेट के थ्रू उसको ऑप्ट कर सकते हो। अब सबसे खास बात है कि सर मुझे एमटेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी बीटेक कर रहे हो और आप टीयर 3, टीयर 4 कॉलेज के अंदर हो और आपको ऐसा लगता है कि सर अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं मिल रही है कॉलेज के अंदर, सर जो कंपनी आ रहे हैं वो इस लेवल पे नहीं है, तो डेफिनेटली आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए एक अच्छे कॉलेज का टैग या अच्छे कॉलेज में होना जरूरी है, ताकि ऑन कैंपस अच्छी कंपनी में आप प्लेस हो सको। और ये हमको पता है कि आईआईटीज या आईएससी से ऊपर इंडिया में कोई कॉलेज नहीं। तो अगर आप आईएससी और आईआईटीज के अंदर पहुंचते हो तो ऑन एन एवरेज 20 लाख की सीटीसी एवरेज होती है। तो 1 ईयर की प्रिपरेशन आपके पूरे लाइफ जो 40 ईयर्स का है उसको बना सकते हैं। सर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो दोस्तों मैं बता दूं, 3rd ईयर ऑनवर्ड्स आप इस एग्जाम को लिख सकते हो। यानी अगर आप बीटेक हैं तो 3rd ईयर और 3rd ईयर के बाद आप लिख सकते हो। अगर आप बीएससी भी कर रखे हैं तो 3rd ईयर और 3rd ईयर के बाद आप इस एग्जाम को लिख सकते हैं। अगर आप एमएससी में हैं तो 1st ईयर में ही आप एलिजिबल हैं। अगर आप एमसीए में हैं तो 1st ईयर से ही आप इस एग्जाम को लिख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा कि सर इसका स्कीम क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो दोस्तों मैं बता दूं, ये एक 3 आवर्स का सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम है जिसके अंदर 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। पहला एमसीक्यू, यानी 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा और 3 ऑप्शन गलत होंगे। सही ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर पूरे मार्क्स मिलेंगे, गलत ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन यानी 4 ऑप्शन होंगे, इसमें एक भी सही हो सकता है, 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 सही हो सकते हैं। जब आप सारे सही आंसर को सेलेक्ट करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। पार्शियली सही कलेक्ट करने पर यह आपको 0 मार्क्स रिवार्ड होगा, यानी एमएसक्यू के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और तीसरी होती है एनएटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। एक न्यूमेरिकल होगा, उसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आता है उस आंसर को आपको वर्चुअल कीबोर्ड या कीबोर्ड की मदद से आपको वहां पर लिखना होगा। एनएटी में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। टोटल मिलाकर 65 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन या तो 1 नंबर का होगा या 2 नंबर का होगा। मैं अगर 65 को भी 2 पार्ट में स्प्लिट करूं तो दोस्तों 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और 30 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। अब बात सिलेबस की करते हैं, पर उससे पहले कौन कौन से ब्रांच इसके अंदर एलिजिबल है, तो दोस्तों कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस अभी रिसेंटली 2 इयर्स बैक ही इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी अगर आप डेटा साइंस में तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच वाले भी एलिजिबल है। साथ ही मैकेनिकल और सिविल ब्रांच वाले भी एलिजिबल है। एग्रीकल्चर वाले, माइनिंग वाले, टेक्सटाइल वाले भी एलिजिबल है। साथ ही मैथमेटिक्स में भी आप दे सकते हो, स्टैट्स के अंदर दे सकते हो, फिजिक्स के अंदर दे सकते हो, केमिस्ट्री के अंदर दे सकते हो। टोटल मिला के 30 ब्रांचेज जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप उनमें से कोई भी एक ब्रांच को आप ऑप्ट कर सकते हो। थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, एक नहीं, आईआईटी ने अभी बोला है कि आप एक नहीं, कोई भी 2 ब्रांच आप सेलेक्ट कर सकते हो जिसके अंदर आप पेपर दे सकते हो। यानी सबसे पहले जो 30 ब्रांच दिख रहा है, आप इस 30 में से कोई एक ब्रांच को सेलेक्ट करोगे और उसके बेसिस पे सेकंड ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो सेकंड ऑप्शन में भी लिख सकते हो, जिससे आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और मैं हमेशा बोलता हूं
कि जो भी बच्चे इनिशियल लेवल से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो दोनों ही ब्रांच में प्रिपरेशन करिएगा ताकि सक्सेस के मिलने के चांसेस आपके बढ़ सके। अब बात करते हैं सर पीएसयूज तो मिल ही रहा है, साथ में और भी कोई बेनिफिट होने वाला है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो गेट के स्कोर के बेसिस पे ही सेलेक्ट करने वाले हैं। जैसे मैं बार की बात करूं, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करूं, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये अपना खुद का भी एग्जाम लेती है और गेट के थ्रू भी सेलेक्ट करती है। इसके साथ ही डीआरडीओ की बात करूं, ये गेट के थ्रू एडमिशन लेने वाले हैं। तो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी गेट के स्कोर के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं। पीएससी तो सेलेक्ट करते ही है दोस्तों अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूं तो उनका एग्जाम का पेपर दो पार्ट में स्प्लिटेड है। फर्स्ट है एप्टीट्यूड और सेकंड पार्ट है टेक्निकल सब्जेक्ट। एप्टीट्यूड की अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 15 मार्क्स का वेटेज है और टेक्निकल सब्जेक्ट की अगर मैं वेटेज की बात करूं दोस्तों तो 85 मार्क्स का टेक्निकल वेटेज है। एक और खास बात, अगर टेक्निकल को भी मैं स्प्लिट कर दूं तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा 13 मार्क्स का मैथमेटिक्स और इसके अलावा बाकी के जो है वो आपके पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो सब्जेक्ट है वो देखने को मिलते हैं। ओवरऑल पूरे सिचुएशन की अगर बात करूं तो 15 नंबर का एप्टीट्यूड, 13 मार्क्स का मैथमेटिक्स और ये दोनों मिलाकर हो गए आपके 28 मार्क्स और 72 मार्क्स का टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। टेक्निकल वही है जो आप सेमेस्टर में पढ़ते हो, उनमें भी कुछ सब्जेक्ट को सिर्फ गेट के सिलेबस में रखा गया है। गेट एग्जाम को दोस्तों 7 आईआईटी और आईएससी मिलकर कंडक्ट कराती है, यानी टॉप 7 आईआईटीज हैं जो कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर और साथ में आईआईसी बेंगलोर मिलकर कंडक्ट कराती है। तो ये इंडिया का सबसे अच्छा खासा एग्जाम है। ये एक एग्जाम है जो आपकी जिंदगी को सेट कर सकता है दोस्तों। सर हर अगर ब्रांच को हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो सर उसका सिलेबस क्या होने वाला है? तो सिलेबस कोई अलग नहीं है, सिलेबस वही है जो आप सेमेस्टर के अंदर पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं सीएस ब्रांच के अगर कोई बच्चे हैं तो मैं उनको बता दूं, आपके सिलेबस ये स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होंगे। आपके सिलेबस के अंदर है सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, कंप्यूटर नेटवर्क, टीओसी, कंपाइलर डिजाइन, डीबीएमएस, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, डिजिटल लॉजिक और इसके साथ साथ दोस्तों डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इसके साथ साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का भी वेटेज है। यहां पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज 13 मार्क्स के आसपास आता है और यही चीज मैं एप्टीट्यूड की बात करूं तो 15 नंबर जो कि पहले से फिक्स किया गया है। यही चीज अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूं दोस्तों तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो सिलेबस है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नलिंग सिस्टम, ईडीसी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो कम्युनिकेशन एंड सिस्टम, ईएमएफटी और भी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड ये तो कॉमन है जो इसके अंदर रहता ही है। इसके अलावा अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो दोस्तों कंट्रोल सिस्टम, सिग्नलिंग सिस्टम, नेटवर्क थ्योरी और इसके साथ मशीन पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। एनालॉग के अंदर ऑपएम बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों, और मैथ्स एप्टीट्यूड अगेन कॉमन है। यही चीज अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं तो ये ओवरलैप्ड है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस से, बस ट्रांसड्यूसर वाला पार्ट और ऑप्टिकल सेंसर वाला पार्ट एक एडिशनल इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। यही चीज अगर मैं बात करता हूं दोस्तों डेटा साइंस के अंदर तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टेट्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन, डीबीएमएस एंड वेयरहाउसिंग, डेटा स्ट्रक्चर विद पाइथन, एल्गोरिथम और इसके साथ मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सिलेबस है जो डीए का सिलेबस है। मैकेनिकल की अगर बात की जाए तो दोस्तों आपके सामने सिलेबस दिखाई दे रहा होगा, राइट, जिसके अंदर सोम है, एफएम है, टॉम है, डोम है, ये सारे आपके मैकेनिक्स हैं, राइट। ये सारे सिलेबस आपको दिखाई दे रहे होंगे। यही चीज अगर मैं सिविल की बात करूं दोस्तों तो जियोटेक्स है, सोम है, एफएम है, ये आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे सिविल के सिलेबस। इन सारे सिलेबस को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप फील करोगे सब कुछ वही है जो आप सेमेस्टर के अंदर पढ़ रहे हो। इसका मतलब ये मत मानिएगा कि गेट के अंदर कोई अलग प्रिपरेशन है, सब कुछ सेम ही है जो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो या सेमेस्टर के अंदर आप पढ़ रहे हो, बट थोड़ी सी डेप्थ में जाकर आपको पढ़ने की जरूरत है। एक और चीज, गेट एग्जाम की क्लियरिटी के लिए 5 मूलभूत सिद्धांत हैं। अगर ये 5 चीजों का आप ध्यान रखते हो तो गेट के एग्जाम को आप ऐसे क्रैक कर सकते हो, जिसके अंदर पहली चीज है कंसेप्चुअल क्लियरिटी, क्योंकि पूरा का पूरा एग्जाम कंसेप्चुअल होता है, न्यूमेरिकल अप्रोच पर बेस्ड होता है। तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए जरूरी है आपके हर एक सब्जेक्ट को डेप्थ में जाकर पढ़ना, उस पर कमांड होना। दूसरी चीज पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऑलरेडी लास्ट 30 इयर्स के क्वेश्चन जो बनाए गए हैं वो आईआईटीज के द्वारा बनाए गए, और अगर आईआईटीज के द्वारा बनाए गए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे, तो आपको वो सारे क्वेश्चंस को एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको सॉल्व करना चाहिए। तीसरी चीज है
प्रैक्टिस शीट या डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जहां पर भी या तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग में कर रहे हैं, तो आपको डीपीपी या प्रैक्टिस शीट दिया जाता होगा जिसमें फ्रेश क्वेश्चन टीचर्स द्वारा बनाए होते हैं। आपको उनके हर एक क्वेश्चन को सावधानी से सॉल्व करना है और जहां पर भी कोई प्रॉब्लम हो टीचर्स के साथ मिलना है और उसके अप्रोच के बारे में डिस्कशन करना है। और इसके साथ फोर्थ चीज है पीरियोडिक रिवीजन, क्योंकि हर एक चीज आप थ्योरेटिकल अप्रोच से पढ़ते हो, तो अगर कुछ समय तक आप नहीं पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे और ये स्वाभाविक है। इस चीज को सही करने के लिए जरूरी है पीरियोडिक फॉर्म में रिवीजन करना। और फिफ्थ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और दैट इज कॉल्ड मॉक टेस्ट, कि आपकी प्रिपरेशन का डायरेक्शन क्या चल रहा है, क्या आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहां आपसे गलती हो रही है। इन सब चीजों के एनालिसिस के लिए फुल लेंथ टेस्ट या सिंपल मॉक टेस्ट का लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक और चीज जो मेरी तरफ से एडवाइस होगा दोस्तों, और वो एडवाइस ये होगा कि जब भी कभी आप प्रिपरेशन करते हैं, ट्राई टू मेक अ सराउंडिंग्स इन सच अ वे दे ऑल आर बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके सराउंडिंग्स में दोस्त ऐसे रखिए जो उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, ताकि आपकी जो जर्नी है वो थोड़ी आसान हो जाए, ताकि आपका कम्युनिकेशन गेट से रिलेटेड ही हो, टेक्निकली हो, जो कि आपको हेल्प करे अच्छी रैंक में लाने के लिए। और एक और खास बात, ये सब चीजें तभी होती है जब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने एग्जाम की आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि जब जागो तभी सवेरा। आज आप सोचते हो तो आज से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। सर इसका कोई समय, सही समय फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आपने बोला थर्ड ईयर से देना है एग्जाम, तो कब से हम शुरू कर सकते हैं? अगर आप फर्स्ट ईयर में तब भी अपने बेसिक सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में है, बेस्ट है। इससे ज्यादा डिले करेंगे तो ये डिले हो जाएगा दोस्तों। और इसी ऐसा एग्जाम है जिसके लिए कोई ड्रॉप करने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसानी से इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। मैंने खुद इस एग्जाम को ऑल इंडिया रैंक 23, 26 लेकर क्रैक किया, तो मुझे पता है ये एग्जाम बहुत ही आसान है, बट इसके लिए थोड़ी सी शिद्दत चाहिए होगी। तो मैंने पूरी गेट की इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर दिया है। आपको और भी कोई क्वेरीज होती है इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।